अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट 2025-26 की आमद और बजट से पहले हमेशा हम कुछ सीरीज़ करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की और आज का प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी की जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कि मईशत में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें तकरीबन 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो 22-23% हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये वो सेक्टर कहलाता है कि मुल्क के दीगर तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सेक्टर्स हैं जिसमें आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात कर लेते हैं, इसमें आप इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर की भी बात कर लेते हैं, वो अगर ऊपर नीचे होते भी हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अगर स्टैंड अलोन खड़ा हुआ होता है तो ये पूरी मईशत को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन इसके साथ अगर कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है तो उसका इफेक्ट जो हम पूरी इकॉनमी के अंदर देखते हैं। तो पिछले 365 दिनों में क्या परफॉर्मेंस रही, क्या कारकर्दगी रही और पाकिस्तान में इस मरतबा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस हवाले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब जो एक मच अवेटेड और जो बात की जा रही थी, बड़ी डिमांड की जा रही थी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, वो बादिले न खास्ता ना चाहते हुए भी हमारे हुक्मरानों ने जो है वो लगा दिया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद नदीम कमर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब जो हैं वो सदर हैं सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के और साथ ही साथ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर इकरामुल हक। आप माहिर मुआशियात हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इकराम आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जनाब ये बजट जो है क्यों इतनी ताख़ीर इसमें हुई। ये इससे पहले 2 जून को पेश किया जा रहा था, फिर 10 जून की बात हुई और कहा यह जा रहा है कि जनाब IMF से कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो तय नहीं हो पा रही हैं और बड़ा जियोपॉलिटिकल और स्पेशली खित्ते में इंडिया पाक जो कशीदगी है उस तनाजुर में भी शायद इसको देखा जा रहा है। तो आप तक क्या इत्तलात पहुँच रही हैं, क्यों इसमें इतनी ताख़ीर हुई और क्या इश्यूज सामने आए हैं? अगर IMF वाली बात है तो फिर क्या बात है? मेरा ख्याल है कि एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बात क्लियर की है कि अब 10 जून को पेश कर दिया जाएगा और डिले नहीं होगी। और ये कि 2 जून को भी आगे करने की वजह मोहतरम वज़ीर आज़म का दौरा था जो बाहर के ममालिक का। तो IMF का तो कोई बड़ा मसला है नहीं, वो पहले से ही बता चुके हैं कि इतना आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये टैक्स की सूरत हाल होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर पे उन्हें कभी कोई इतना बड़ा मसला हुआ नहीं, क्योंकि जब वो प्राइमरी सरप्लस तय कर लेते हैं तो फिर एक्सपेंडिचर और इनकम में हमें हमेशा पता है कि इनकम हमारी हमेशा अंदाजे से कम रहती है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो वो तो पुरानी कहानी IMF को भी पता है और हमें भी पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बहुत सीरियस चीज़ है और 10 को इंशाल्लाह ये बजट सामने भी आ जाएगा। हाँ, अगर देखें ना इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई बड़े मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूरिंग दिस कशीदगी जो हम देख रहे थे कि IMF अपनी ट्रांच जो है वो भी रिलीज़ कर देता है, फिर उससे पहले जो पाकिस्तान ने इक़दाम करने थे बजट के हवाले से वो भी कर लिए थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई मतलब इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिसकी वजह से ये डेट्स में प्रॉब्लम हो। जी, यकीनी तौर पर यह मुनासिब था कि ईद की छुट्टियों के बाद ही किया जाए। वैसे भी पहले दूसरे हफ्ते में ही ट्रेडिशन रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों में कोई बहुत सच्चाई है और ये बिला वजह बस समझने के लिए ही मीडिया में किया जाता है। ठीक ठीक, मेरी नॉलेज भी यही है। हाँ जी, मेरी नॉलेज भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर का टूर था, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अपने जो कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया है उसमें अपनी सपोर्ट गेन करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो वो इंतशारी टोला जो है बीच में जहाँ जिसको मौका मिलता है वो इस तरह की एक नहीं, आई डोंट थिंक के, मैं एग्री करता हूँ, आई डोंट थिंक कि वो कोई रीज़न है ऐसा कॉन्स्पिरेसी का। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है जी। डॉक्टर नदीम कमर साहब, बहुत अरसे बाद आप सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर में दोबारा वापस आए
और बड़ी तनदही के साथ जो है वो आप वापस आए। ये बताइए कि क्या इस वक्त हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के, और ऐसे ही सेट कि जनाब एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अपना तगड़ा है तो बाकी सारी जो है आपकी इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करती है। देखिए, इट्स वेरी सैड, बड़े अफसोस की बात है कि सारे इकोनॉमिस्ट और सारे लोग मिलकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को तरक्की करनी चाहिए, इस पर सब मुत्तफिक हैं, कोई भी है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को कि बिल्कुल ही तबाही की तरफ जा रहे हैं, कोई भी उस पे फोकस नहीं है। मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये कि जो यहाँ पे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग बैठे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्चुअली नॉन वायबल समझ रहे हैं, और ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान प्राइमरीली एग्रीकल्चर कंट्री है। जब तक एग्रीकल्चर तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। देखें इमरान, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि कॉटन को ले लें आप। कॉटन में पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था 15 मिलियन बेल्स नॉट टू लॉन्ग अगो, नॉट 7-8 ईयर्स अगो। मुझे याद है जब मैं चैम्बर चलाता था उस वक्त जो है वो 15 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करता था, और सिंध प्रोड्यूस करता था 4.5 मिलियन बेल्स। आज पूरा पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है 4.5 मिलियन बेल्स। अब बताएं आप, हम लोग कॉटन बेस्ड कंट्री, हम टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट्स, और हमारे कॉटन का ये हाल है। कॉटन में इतने सारे गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, कॉटन की रिसर्च पे कुछ काम नहीं करते। इन सबको टोटली डिसमेंटल करके रीऑर्गेनाइज करके और उसमें प्रॉपर अच्छे लोग लाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, एक वन ऑफ नाम नहीं लूँगा, एक बोर्ड पर मुझे भी चैम्बर की वजह से लगाया गया था। तो बोर्ड मीटिंग में सिर्फ आपस में लड़ रहे थे, तुम्हारी तनख्वाह, मेरी प्रमोशन, तुम्हारी प्रमोशन। मैंने जाना छोड़ दिया। ये बोर्ड मीटिंग्स में हो रहा था, कोई एक लफ्ज़ डिस्कस नहीं होता था कि कॉटन की वैरायटीज़ बनाओ, वैरायटीज़ को इम्प्रूव करो। कॉटन की जो एक ज़माने में पता नहीं हमारी कॉटन की क्वालिटी क्या ज़बरदस्त थी, लॉन्ग स्टेपल कॉटन आता था हमारा, इजिप्शियन कॉटन इस तरह से होता था। अब वो लॉन्ग स्टेपल तो हमसे निकल गया, लेकिन प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई। पहले हमने कहा कि जी लॉन्ग स्टेपल को आप नहीं करो, शॉर्ट करो, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो वो तो हुआ, लेकिन अब वो भी गया, दोनों निकल गए। सो पाकिस्तान नीड्स टू गेट सीरियस अबाउट एग्रीकल्चर। पाकिस्तान प्राइमरीली सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कॉटन का है। पाकिस्तान नीड्स टू गेट सीरियस। जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपने बनाए हैं, मल्टीपल हैं पूरे पाकिस्तान में, हर जगह हैं, पंजाब, सिंध, एवरीवेयर, इनको आप एक दफ़ा डिसमेंटल करें, इनको रीथिंक करें, अच्छे लोग उसमें डालें, और दुनिया पूरी से जहाँ जहाँ ज़्यादा रिसर्च है उनको इन्वॉल्व करें इसमें। ठीक है, जरा डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अब क्या इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा? हालांकि SIFC जो बनी उसमें ग्रीन इनिशिएटिव और उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग और एक बहुत बड़ा उसके हवाले से कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसमें होगी और कॉर्पोरेट फार्मिंग भी की जाएगी, तो सीरियसनेस नहीं है। क्या मसला क्या है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में? डॉक्टर इकरामुल हक से मैं जवाब जाऊंगा, और साथ ही साथ बताता चलूं कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चौधरी खालिद हुसैन भाट साहब ने भी, जो कि चेयरमैन है किसान इत्तेहाद काउंसिल के। जी डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है? मसला ये है कि जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहें और चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो ऐसा मसला नहीं है कि उसके हल मौजूद नहीं है। मगर अगर आप शुगर बैलेंस को प्रमोट करना चाहें, आप कॉटन वाले एरिया में शुगर को और शुगर केन को और उनकी मिलें लगाएं, तो देखिए ये पॉलिसीज़ भी गलत रहीं, और जहां हमने किसानों को और जो काम करने वाले थे खेतों पे उनको फैसिलिटेट करना था, ट्रेनिंग देनी थी, उनको इनपुट्स देने थे और उनको हर तरह की फैसिलिटेशन देनी थी, उसकी बजाय हमने उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। आप ज़रा देखिए इनपुट्स की प्राइसेस पाकिस्तान में हाईएस्ट हैं। अब इंडिया में अमूल का मॉडल जो है कितना कामयाब है। अब वो चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि चाइना को वहाँ से चीज़ भी कर रहा है। अब एग्रीकल्चर में हमारे ज़हन में शायद सिर्फ क्रॉप्स ही रहती हों, मगर क्रॉप्स तो 6% है। फिर ये लिहाज से ये कहना कि इस 22% में सिर्फ क्रॉप्स ही सबसे मेन हिस्सा है, ये तो बात दुरुस्त नहीं है। और टैक्स के लिहाज से भी मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा गलत है।
क्योंकि बाकी सारा तो फिर रहती है आपके पास ही। अभी अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो वहाँ तो रेंट है और रेंट इन काइंड है या क्रॉप की, बस यही डेफिनेशन थी जिसमें एग्रीकल्चर इनकम अंग्रेजों ने करार दिया और आज तक वही डेफिनेशन चली जा रही है। मगर हमारी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। जैसे आपने देखा कि इस पंजाब की ज़मीन हमसे बेहतर नहीं थी, वहाँ एजुकेशन हमसे बेहतर नहीं थी, मगर वो फिर क्यों इतना हमसे आगे निकल गए। फिर और बहुत से ममालिक जो हैं जहाँ एग्रीकल्चर हमारी जैसी कंडीशंस नहीं है, हमारे पास तो वेदर बेहतरीन, हमारे पास लैंड बेहतरीन, हर तरह के मौसम, हर तरह की टोपोग्राफी, मगर बहुत ही बदकिस्मती के जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी उसको हमने जानबूझकर पुश किया और उसको अब इस हालत में ले आए हैं कि वहाँ जो मेजॉरिटी लोग हैं, ओवरवेलमिंग बल्कि मेजॉरिटी के पास तो इतना भी नहीं है कि वो अपना पूरा कर सके खर्चा। और फिर उसके ऊपर हमने स्पोर्ट प्राइस वाले मामले को भी बहुत गलत तरीके से हैंडल किया। और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त के तौर पे कही जा सकती है कि हमने जहाँ और बहुत चीज़ों में तबाही की है अपनी फूड सिक्योरिटी में, और अपना एक ऐसा सेक्टर जिससे हम मेरे हिसाब से तो बिलियंस का एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकाल सकते थे और अच्छी प्रोडक्शन करके लो रेट पे ऊपर प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को हम बेच सकते थे अपनी ग्रेन्स और बहुत सी वैल्यू एडेड चीज़ें जो एग्रो बेस्ड होती हैं। ना हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई ज़्यादा, ना हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की तरफ और क्वालिटी की तरफ तवज्जो दी। और इसमें किसानों का या लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलसल हुकूमती पॉलिसियाँ उसको नज़रअंदाज करती रही हैं, बस ज़ुबानी जमा खर्च होता है। मिसाल के तौर पे किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं ना कोई किसान ट्रेनिंग स्कूल देखता हूँ, ना वहाँ कोई मैं सर्विस कंपनीज देखता हूँ। बाहर के ममालिक में तो वो, बल्कि जैसे मैं अमूल की बात कर रहा था, वो आते हैं, आपको इनपुट्स भी देते हैं, आपके लिए मार्केटिंग भी करते हैं, आपके लिए हर तरह की एडवाइजरी भी करते हैं। तो ये तो साइंटिफिक लाइंस पे काम किया जाए तो हॉलैंड जैसा, मतलब जो 62% उसकी लैंड वैसे ही बिलो सी है, वो कैसे $100 बिलियन की जो है यूरो की एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। तो हम भी कर सकते थे, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत ही गलत पॉलिसीज रही। ठीक है, हमारे यहाँ इंतहाई गलत पॉलिसीज़ और जाहिर है कि उसका शिकार जो है वो हमारे किसान हुए। किसान इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बाट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जनाब, हर हुकूमत जो है वो बहुत ही ज़ोर शोर से इस बात को कैश करती है कि जनाब किसान जो हैं उनके लिए बड़े इनकलाबी इक़दाम हमने किए हैं, किसानों की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। और फिर उसके बाद होता ये कि 2-3 जो है वो पॉकेट किसान तंजीमें जो हैं वो हुकूमतों के साथ मिल जाती हैं, जो असल किसान है वो वहीं पे बेचारा वहीं खड़ा रहता है। तो ये हर हुकूमत इसी तरह का करती है, कोई मेरे ख्याल से नई चीज़ नहीं है। अगर नई चीज़ होती तो आज थोड़ा सा फ़र्क होता हालात में। क्या कहिएगा बाट साहब? बहुत शुक्रिया। आपको पता है जैसे कि गंदम का इशू था, गंदम आज भी हमारी 2200-2300 रुपये में मार्केट में रुकती है, कोई खरीदने वाला नहीं है। और उसके बाद हमें एक और जुल्म ये हुआ कि अभी इन्होंने मकई का हमें सीड दिया था, और जब मकई हमारी तैयार होगी और उसमें फल ही नहीं लगा, इतना सीड 2 नंबर था कि हमारी वो मकई अब 3 महीने की फसल तैयार है लेकिन उसको फल ही नहीं लगा। सीड जो था वो 2 नंबर दिया। और इसी तरह अभी जो कॉटन की काश्त, हमारा डिस्ट्रिक्ट भावनगर है, वो सबसे ज्यादा कॉटन पैदा करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया था, लेकिन टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें कॉटन को 3 दफा भी हमें काश्त करनी पड़ी, तब हमारी कॉटन का पौधा बना है। तो जुल्म इतना ये है कि आपको देख लें कि अभी जो टैक्स आ रहा है उसमें खाद पे भी 5% टैक्स बढ़ा रहे हैं, पेस्टिसाइड पे भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, और हर तरह से किसान को मारा जाता है, लेकिन उसकी फसल का रेट उसको सही नहीं दिया जाता। और गवर्नमेंट पंजाब ने तो बिल्कुल ही किसानों की कमर तोड़ दी, और उसको देखते हुए सिंध ने भी इस दफा गंदम का रेट नहीं डिसाइड किया, बल्कि कोई किसी डिपार्टमेंट में भी किसानों की वेलफेयर पे कहीं काम नहीं हो रहा, बल्कि हर तरफ से पेस्टिसाइड वाले वो लूट रहे हैं, फर्टिलाइजर वाले वो लूट रहे हैं, सीड वाले वो लूट रहे हैं, और गवर्नमेंट अलग से जुल्म कर रही है जो हमारे फसलों के रेट डिसाइड नहीं कर। ठीक है बाट साहब, आपकी पॉइंट्स को मैं ज़रा रखूँगा नदीम कमर साहब की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की पहले मुझे कॉल है। ब्रेक के बाद हम इन तमाम मौज़ूआत को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, बड़ी एक भयानक मंजरनामा पेश किया इस वक्त बाट साहब ने। बाट साहब ने बिल्कुल सही कहा। देखें, आप सिर्फ वीट के सिनेरियो को देख लें, आप सिर्फ इंसानियत की, एक इंसान की हैसियत से
कि वीट का जो सिनेरियो इस साल हुआ है, जिसमें किसानों को जो अभी 2300-2400 में वीट का रेट जो मिला है, मेरे ख्याल है इससे बाकी डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत का ख्याल ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वाइंड अप करें, आप उसको वाइंड अप करें और उसकी जगह पे ये इतना जो भी उनका बजट है किसी और बिजनेस में लगा लें। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है इट्स वेरी क्लियर। नहीं, ये तो देखें बिल्कुल, country, वी आर सो कॉल्ड एग्रीकल्चर कंट्री दैट वी defer agriculture every time we think of other things. I've heard many people in the government talk like this कि एग्रीकल्चर का तो कुछ होना नहीं, इसको क्यों ना वाइंड अप कर दें। सो दिस इज सीरियस। अब तो वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब क्या मिल रहा है आपके किसानों को? देखें, आपको दो चीज़ें, मेरे नज़र में दो चीज़ें बहुत अहम है जो इमीडिएटली करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको वाटर कंजर्वेशन के तरीक़ेकार किसानों को प्रोवाइड करने हैं। देखें, अब चाहे इंडिया से पंजाब को प्रॉब्लम है, पंजाब से सिंध को प्रॉब्लम है, तो बेसिकली आपको ड्रिप इरिगेशन और इस किस्म के वाटर कंजर्वेशन वाले जो मेथड्स हैं उनको वाइड स्प्रेड करना है, एक। और दूसरा, सीड्स पे आप काम करें। सीड्स पे कोई काम नहीं हो रहा। अब हमारी गंदम की यील्ड भी ख़राब हुई है इस साल। उसके बाद हमारा जो कॉटन है, वो अभी जिन्होंने सोइंग की है ना कॉटन की, ये भाट साहब भी कह रहे हैं और सिंध में भी ये है, कॉटन निकल ही नहीं रहा, पौधा ही नहीं निकल रहा। 4-4, 5-5 दफ़ा करना पड़ रहा है। आपने एक ज़माने में हम 5 किलो एकड़ में डालते थे उसका बीज, आज हम 12 किलो डाल रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा। इसमें लैक ऑफ रिसर्च है। हमने क्लाइमेट के हिसाब से, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, वी नीड फेडरल गवर्नमेंट टू फोकस ऑन दी सीड क्वालिटी। रिसर्च करें, लोकल आइडियाज़ पे ले आएँ। क्लाइमेट चेंज हो गया है, सारी दुनिया करी, हीट हमारे पास बढ़ गई है, टेम्परेचर 4-5 डिग्री बढ़ गया है, तो हमें ऐसी सीड्स तो दें पाकिस्तान में, वीट हो, कॉटन हो, जो सूटेबल तो हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। तो नहीं तो हमारी डिटोरेशन होगी। हमारी गंदम की पूरे पाकिस्तान में यील्ड वाज वेरी पुअर, और कॉटन का आप देखें क्या हाल होगा इस साल। ये भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सिंध में मैं देख रहा हूँ अपनी कॉटन में 12-12 किलो डाल रहे हैं, बार डाल रहे हैं। इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कॉटन भी आप रैप अप कर लें और आप उसको वीट को भी रैप अप कर लें, गॉड नोस किस किस्म का कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर आप करेंगे। जी डॉक्टर साहब, किस किस्म का कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर होने जा रहा है, जहां पे जो बताया कि जनाब 12-12 केजी एकड़ में उसमें जो है वो बीज डाला जा रहा है, लेकिन पौधे नहीं उससे बन रहे। तो पाकिस्तान में ना तहकीक रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, या इतनी बड़ी बड़ी ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकाती इदारे हैं, ये सब क्या काम कर रहे हैं कि अगर ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही भयानक है? कि वहाँ सिर्फ ओहदों के लिए और इंक्रीमेंट्स के लिए और सहूलतों के लिए और बस ज़ाती जंगें हैं। उनका कोई ना तो फील्ड में किसानों से कोई ताल्लुक़ है, ना उनका रिसर्च से कोई सीरियसनेस है, ना उनको अपने माहौल के चैलेंजेस का पता है कि हमने क्या करना है। अब देखिए, सारी दुनिया में वाटर की बड़ी अच्छी बात की अभी नदीम साहब ने। रेज बेड के ऊपर काम करते हैं, वो तो मशीन चाहिए ना। एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैं कर रहा था कि कंपनीज होम, अब वो आकर सबके लिए रेज बेड्स बना देंगी, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मल्च डालकर हम बहुत हीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और भी बहुत सी प्रोसेसिंग दुनिया में जानी जाती हैं जिससे हम रवायती तरीके से हटकर उसको नेचुरल प्रोसेसिंग पे भी जाकर बहुत ज़बरदस्त एफिशिएंसी और हम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते। मगर इस बात का क्या किया जाए कि हुकूमत ने लगातार बिजली, इसकी डीजल और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र और हर चीज़ के ऊपर, इंसेक्टिसाइड और हर चीज़ के ऊपर बिला वजह ड्यूटी। और सबसे जो अहम बात अभी नदीम साहब ने भी बात की कि देखिए, आप एक सीड की क्वालिटी जो है, जाहिर है वो तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना, उसके बगैर तो फिर कोई चीज़ आगे चलेगी नहीं। अगर आपकी सीड की क्वालिटी दुरुस्त नहीं है तो आप कैसे यील्ड अच्छी हासिल कर सकेंगे? वो उसके ऊपर तो कोई बजाय सूरत हाल बेहतर होने के ख़राब हुई है। यानी एक ज़माना कोई बहुत हमें पूरी दुनिया में जाना जाता था कि हम मिस्र की लेट का मुकाबला करते थे। क्या हुआ फिर कि अब हम इम्पोर्ट ही किए चले जा रहे हैं।
और उसमें भी कितनी ट्रांसफर प्राइसिंग होती है और क्या चक्कर होते हैं। तो क्या एडवांस यहाँ पे कर लें लोगों के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स, और उनके साथ मिलकर रिसर्च और सारी, अगर ये हुकूमत पे छोड़े तो वो तो होने नहीं लगा। तो उन्हें कहें जी हमारी ये डिमांड है, हमारी ये क्वालिटी है, आप ये प्रोड्यूस करें और उसके अंदर कुछ एक्सपर्ट्स आ जाएं और वो उनके साथ मिल बैठें, और मेरा ख्याल है हम उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि वो ही फिर हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत के मामला तो मैं बिल्कुल इस बारे में एक वर्ड कहूँगा कि आप जितना हुकूमत के ऊपर चाहे जितना मर्जी उनको क्रिटिसाइज करें, उन्होंने वही करना है। अब IMF ने उनको कहा जी आप सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। भाई तो आप उनसे क्या बात कर रहे हैं कि आपके सारे मुल्कों में जो किसान होते हैं उनको क्यों आप टारगेटेड सब्सिडीज देते हैं? तो इसलिए देते हैं ना कि ताकि फूड सिक्योरिटी वहां रहे, और ये जो खाने पीने की चीजें हैं नहीं सर, ये लेकिन जब आप हुकूमत लोगों की के बात हाथ में करते हैं सर जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों का एक बड़ा वोट बैंक है जो किसानों पर और एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ऐसी पॉलिसीज क्यों फिर बनाई जा रही हैं? क्योंकि एक ये इंप्रेशन आ रहा है कि शायद एग्रीकल्चर सेक्टर को ही जो है वो आपके वाइप ऑफ करने वाली बात हो रही है। ये इस तरह का क्यों इंप्रेशन सामने आ रहा है? जी, यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के एजेंडे पे काम करते हैं और उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उनको क्या अकल है कि वो वोट बैंक तो आप खैर छोड़ ही दीजिए, अब वोट बैंक की कोई जरूरत नहीं है, वो बस जिसको चाहते हैं वो हो जाता है। मैं उसमें बात नहीं करना चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सूबों के पास उन्होंने कोई काम नहीं किया, वफाक के पास रिसर्च, उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि दुनिया में तो इनकलाबात बर्पा हो रहे हैं, वो तो अब ऐसी ऐसी गमलों से ऐसे ऐसे वो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हैं। अभी मैं पिछले दिनों हॉलैंड गया था तो मैं हैरान हुआ, एक कमरे में जिस तरह से वो क्यूकम्बर और टमाटर ले रहे थे, मैं तो हैरान रह गया कि उन्होंने कैसी कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसके अंदर ऐसे ऐसे इनकलाब बर्पा किया। यानी ये वो चीज़ें तो नहीं है जो यानी बताई जाए, ये तो मालूम। और कौन से मुल्क ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी पर और फूड की जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे? सारे दे रहे हैं सिवाय हमारे। और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी ये तो बड़ा वेस्टेज है, यहाँ तो फजूल है इस सेक्टर को। तो फिर किस बुनियाद पे हम कह रहे हैं? अब आप वहाँ देख लीजिए पर शीप कितना देती है UK की गवर्नमेंट, आप UAE का पूरा मॉडल देख लीजिए, आप अमेरिका का मॉडल, किस हद तक उन लोगों को सपोर्ट हासिल है। आप जाके स्विट्जरलैंड में देख लीजिए जहाँ बेस्ट फूड वो प्रोड्यूस करते हैं और अपनी कंजप्शन करते हैं। 60 साल से वहाँ उन्होंने कीमतों की चीज़ें नहीं बढ़ने दी, और वो किस हद तक सपोर्ट करती है कॉप, और वहाँ पे जो मिग्रोज हैं वो सारा माल उनका कैसे लेती हैं और कैसे कंजम्पशन और कैसे लोगों को कितने अच्छे मुनासिब कीमत पर बेहतरीन फूड मिलता है। तो हम तो अपनी सेहतें भी तबाह करेंगे, क्वालिटी भी तबाह करेंगे, पानी भी तबाह करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में हम ज़ाया कर रहे हैं और रिसर्च पे काम ही नहीं कर रहे। ठीक, बाट साहब आपकी मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए IMF वालों को कौन ब्रीफ करता है? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो इस्लामाबाद में बैठी है, बाबूस, जिनका एग्रीकल्चर से दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, हु हैव नो आइडिया व्हाट एग्रीकल्चर इज़, और वो उनको ब्रीफ करते हैं कि जी एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स भी लगाओ, एग्रीकल्चर को सब्सिडीज़ भी ना दो, एग्रीकल्चर को किसी किस्म की जो भी सब्सिडीज़ हैं। अब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यूरोप हो या US हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज डालते हैं तब एग्रीकल्चर चलता है। तो सारी नेगेटिव जो भी इनपुट है वो इस्लामाबाद में बैठ के बाबू जो है वो IMF को देंगे। IMF वाले कोई आसमान से तो नहीं उतरते, उनको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं ना। तो वाई आर वी गिविंग देम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर के? इसको ख़त्म करो, इसकी सब्सिडीज ख़त्म करवाओ, इस पर टैक्स लगाओ। ओ भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग? यू वांट पाकिस्तान टू सर्वाइव? तो एग्रीकल्चर को इस तरह से आप बिहेव करें। कौन से एग्रीकल्चरिस्ट को बुला के IMF वालों को ब्रीफ करवाया है? मुझे बताएं, किस ग्रुप के पास गया है जो IMF से ब्रीफ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से? आप जो है ना, ये लोग जो होते हैं सड़कों पे चढ़ते, देहात में जाते नहीं, सिर्फ पिकनिक करने और शिकार करने जाते हैं, और इनको पता होता नहीं कि व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। और फिर वो IMF को ब्रीफ कर हमें कहते हैं कि IMF मना कर रहा है। दैट्स नॉनसेंस, दैट्स टोटली नॉनसेंस। जो ब्यूरोक्रेसी है वो आप उसको बिल्कुल बोर्ड इल्जाम 100%। देखिए, आप एटलीस्ट IMF वालों की हम लोगों से मीटिंग तो कराएं, हमारे रियलिटीज़ को देखें, हमारे इश्यूज़ को तो बताएं कि यार
आप ऐसे करके यू कांट किल अस। आई मीन दिस इज डेथ वॉर। आप कहते हैं जी आप सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे सकते, आपकी सब्सिडीज भी खत्म, आपकी टैक्स भी ऑन टॉप ऑफ दैट टैक्स भी आप दो। दो पॉइंट रहते हैं सर, एक धक्का और दो, आखिरी खत्म करो। ठीक है, मैं दो कोई एग्रीकल्चर नहीं करेगा पाकिस्तान में। एक सब्सिडीज के आपके सपोर्ट प्राइस के ऊपर और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर, इन दोनों चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। खालिद हुसैन बाट साहब, हमेशा से ये कहा जाता है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है, और सपोर्ट प्राइस के हवाले से, क्योंकि जिन जिन चीज़ों के अंदर हुकूमत है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे घाटा है, चाहे वो PIA हो, पाकिस्तान रेलवे हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, सब हमने तबाह बर्बाद कर दिया। अब आप चीनी के अंदर लें, वहां पे भी सपोर्ट प्राइस, वहां पे एक मसला। आप कॉटन के अंदर, इसमें गंदम के अंदर ले लें, वीट में, वहां पे भी प्रॉब्लम। चावल के अंदर नहीं है, राइस एक्सपोर्ट्स आपकी बड़ी जबरदस्त है। तो ये जरा फिनोमेना मुझे बताइएगा, आप क्या समझे इससे, क्योंकि फिर आप लोग तो कह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस बहाल की जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने राइस की बात की, आपको पता है कि हमारी जो अमेरिका में हमारी शिपमेंट की थी वो वापस आ गई है कि हमारे पास जो पेस्टिसाइड हमने इस्तेमाल की थी वो नाकस थी। हाँ। तो हमारे 2-3 जो हमारे बड़े राइस बेचते थे उनकी शिपमेंट वापस अमेरिका ने कर दी कि आपका राइस ठीक नहीं है। वो कंटेमिनेशन, GMO कंटेमिनेशन वगैरह ये सारी चीजें थी। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो मसला ये है कि आप जुल्म देखें कि पिछले साल जो हमारी गंदम की अखराजात था वो 4000 रुपये मन था, हम 2200 में बेच रहे हैं। इसी तरह कॉटन की जो एवरेज पिछले सालों में हमारी 35 से 40 मन एवरेज आ रही थी पर एकड़, वो पिछले साल 10 से 12 मन आई है, क्योंकि वेदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल हमने 3 दफा काश्त की है, चौथी दफा कोई एक पौधा निकला हुआ है, उसमें भी हमारा इतना अखराजात आएगा कि हम वो रेट ही पूरा नहीं कर सकेंगे। तो किसान क्या करे? किसान आस्ता आस्ता जहाँ 10 एकड़ काश्त करता था वो 6 एकड़ पे आ गया है। लेकिन मसला ये ना कि हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास ज़मीनें हैं ना, हमारे पास कोई फैक्ट्री है, हमने तो अपनी ज़मीनें काश्त करके गुजारा करना है। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम गाँव में जाके देखो, गुर्बत इस हद तक चली गई है कि लोगों के पास बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े नहीं है, उनके इतने मसाइल बढ़ गए हैं, 3 फसलों के रेट हमें नहीं मिले। तो ये बाबू जो आप कहते हैं ना कि चीफ सेक्रेटरी इरीगेशन, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी पावर, इसने जो जुल्म किया है किसानों के साथ, हमारे अभी तक ट्यूबवेल के बिल इन्होंने 50-50 लाख रुपए लगा के भेज दिया है, उस पर मीटर की रीडिंग ही नहीं की, और रेंजर को भी साथ दे दिया है कि इनके कनेक्शन काट दिए जाए। हर तरह से फार्मर्स को लूटा जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ कहते हैं कि मुल्क हमारा 70% ज़राअत पे चल रहा है और उसी मुल्क को अपने हाथों से ये तबाह कर रहे हैं। ना इनको जो बैरोक्रेट्स बैठे उनको पता है कि ज़राअत होती क्या है, सीड कैसे देना है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में सीड को चेक करने के लिए एक वफाक का एक नुमाइंदा होता है, वो आज तक किसानों को नहीं मिला कि वो कहाँ बैठता है। तो इस तरह जुल्म है ना उनको। अब देखो मकई तैयार थी, हमने कहा कि यार सीड मकई का फल क्यों नहीं आ रहा, पता चला कि सीड ही कंपनीज ने ऐसा दिया कि हमने 3 महीने फसल तैयार की, लेकिन आज हम उस बैठे हैं, गंदम हमें वेरी क्विकली डॉक्टर इकराम उल हक साहब, सूरत हाल आपके सामने है और सपोर्ट प्राइस के ऊपर मैं जरा आपका व्यू लेना चाह रहा था सर। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये हमने बहुत ज्यादा की है कि इनपुट्स को बहुत महंगा किया है, और फिर दूसरी तरफ जाहिर है कि जब प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ये तो एक सोची समझी मैं समझता हूँ कि हरकतें की गई हैं। जहाँ जहाँ पे भी मैंने मुतालिया किया है वहाँ पे इस सेक्टर के अंदर कोशिश की जाती है कि जिस हद तक भी स्टेट जो है वो एक स्टेबलाइजेशन रखे, क्योंकि जाहिर है खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को ज़्यादा रखेंगे आप तो ज़िंदगी, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा हिस्सा इसी पे चला जाता है। मगर ये कहना कि जी स्पोर्ट प्राइस जो है वो उन्होंने यकदम एक साल आकर हमें कहा कि जी ये बस आप बंद कर दें। हाँ। हमारा आर्गूमेंट तो उनके सामने ये होना चाहिए था कि भाई साहब आप अपने मुल्कों में जो इतनी सब्सिडी देते हैं, तो अगर हम अपने किसानों को टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं तो आपको क्या मसला इसमें भाई? हम उसको आपकी फंडिंग से पूरा तो नहीं कर रहे ना, जाहिर है कि ये इसकी फंडिंग तो हम ही कर रहे हैं ना। और आपका मसला तो सिर्फ एक प्राइमरी सरप्लस का है, वो सरप्लस हम आपको पूरा करते हैं, बाकी चीजों में आप हमारी पॉलिसीज में ना आए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। ठीक है, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया जी। डॉक्टर नदीम
सपोर्ट प्राइस? या सपोर्ट प्राइस, देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि वीट की सपोर्ट प्राइस जो थी वो 450 रुपये थी मन की। अच्छा, उसके बाद जिस दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उसने बढ़ा के उन्होंने 1700 रुपये कर दी थी, विद द रिज़ल्ट कि पाकिस्तान इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करने लगा वीट। तो वीट तो एक वेरी असेंशियल चीज़ थी, ठीक है ना। तो सब्सिडी जो सपोर्ट प्राइस वीट में इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप सपोर्ट प्राइस बढ़ा के रखेंगे, लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का बहुत फुकदान कभी भी नहीं होगा, हमेशा वीट रहेगी और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहेगा। दूसरा, आपको ये पता है कि जो वीट पाकिस्तान में ग्रो होती है ये बहुत हाई क्वालिटी की है, जो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। द बेस्ट क्वालिटी वीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कैनेडियंस एंड बाय द पाकिस्तानीज़। हमारी जो है, इसीलिए बहुत सारे लोग बाहर से आप देखते हैं आके फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ वीट जो है वो बहुत हाई सुपीरियर क्वालिटी। अच्छा, लास्ट वर्ड ऑन दिस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। राइट, क्या इस मतलब ना चाहते हुए शायद लगाया है, हुकूमतों ने तैयार नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी तो ऐसी है कि इनकम होगी तो देंगे। एग्जैक्टली हमारा यही पॉइंट है कि इनकम है ही नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज, सर एक ज्यादती देखिए, 23% अगर जीडीपी में और टैक्सेस के अंदर लेस देन 1% या हार्डली 1%। देखें कौन से एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो जिनका प्राइमरीली एग्रीकल्चर का इनकम है, एंड वो वेल ऑफ हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास बंगले हैं, जो नज़र आते हैं ना यहाँ पे शहर के लोगों को जो नज़र आते हैं ना, ऑल दिस इज़ नॉट एग्रीकल्चर मनी। ये आप एक बात का ख्याल रखें, जो पार्लियामेंट के अंदर जो पूरे जो माफिया सारा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। देखें यही तो प्रॉब्लम है कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं या जो लगते हैं कि बड़े बड़े ज़मींदार हैं और इनके पास लैंड क्रूज़र हैं, बड़े बड़े बंगले, इनकी इनकम इज़ नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो देखिए, जो जिनका प्राइमरीली सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, दे आर इन बैड शेप। उनके पास इतना पैसा कहाँ आएगा कि वो इनकम टैक्स भी दे। ये तो एक मिथ है ना, यही तो वही ब्यूरोक्रेसी वाली बात हो गई ना। नहीं सर, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से, और फिर कुछ ज्यादा कहते हैं तो इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। अगर ज्यादा हम कहें, नहीं तो हमेशा ये मुखालफत तो वहीं से होती थी ना इसकी। नहीं, बट देयर आर रीजंस व्हाई। आप समझ नहीं रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसकी इनकम है ही नहीं। आई मीन हार्डली, देखें कितने परसेंट पे 10 कहा जाता है कि मेरे ख्याल से वो जो 2% आपके यहाँ जो बड़े होल्डिंग्स है, मेरे ख्याल से कितने लोगों के पास है, 40 to 50% होल्डिंग्स है एग्रीकल्चर होल्डिंग। बहुत कम। जो देखें, जो लोग प्योरली, देखें एक तो सिंध की आप बात करते हैं, मैं आपको बात कर सकता हूँ। सिंध में एक अपर सिंध के एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं लोगों के पास, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है वो देयर इज़ ओनली वन क्रॉप, दैट इज़ राइस। वन क्रॉप, पूरी एरिया वन क्रॉप एरिया है। और राइस में क्या मिलता है आपको? हम लोग जो लोअर सिंध के लोग हैं, हम लोग तो राइस को और वीट को इतना प्रॉफिटेबल समझते ही नहीं थे। अब तो वीट हुई थी प्रॉफिटेबल, राइस भी हो गई थी, जिसको अगेन इस साल फिर ख़त्म हो गई वो। तो इतनी कितनी भी हों, लेकिन दे डोंट मेक इनफ मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर। कॉर्पोरेट फार्मिंग से फर्क पड़ेगा कुछ कि नहीं? कॉर्पोरेट फार्मिंग इज गोइंग टू हर्ट द पुअर फार्मर्स। जो गरीब किसान है उस पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर गरीब किसान भी आके वहाँ पे अगर काम करेगा तो काम तो वही करेगा ना, कोई टाई सूट पहन के तो नहीं जाके हल चलाएगा, काम तो एक फार्मर ही वही करेगा ना उसके अंदर भी। लेकिन आप जब कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग में जो है वो आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा लोकल आदमी को, लेकिन वो जब मैकेनाइज्ड फार्मिंग आप लाएंगे तो आपको इतने वर्कर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये तो हमेशा से रहा है, एक जो चेंज था जब पाकिस्तान में, दुनिया में जब कंप्यूटर आ रहा था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तब ये होता था जनाब लोग जॉबलेसेस हो जाएंगे, लोगों की सारी चीज़ें। यस, इफेक्ट तो होगा ना, लेकिन या कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये है कि अगर लोकल्स को इन्वॉल्व करें और लोकल्स को इन्वॉल्व करें कॉर्पोरेट फार्मिंग में और उनको भी बेनिफिट मिले,
तो यस मे बी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैयद नदीम कमर, चौधरी खालिद हुसैन भाट साहब और दामुल हक साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि सो कॉल्ड अगेन हम कहते हैं कि जनाब ये एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन इस एग्रीकल्चर कंट्री में ज़राई मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, हमें अजनास को इम्पोर्ट करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।